वेलकम टू अवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज मैं आपको जीके के लाइव टेस्ट करवाने वाली हूँ। ठीक है, जीके का लाइव टेस्ट करवाने वाली हूँ। तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। वो 40 क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? इसका आप मुझे आंसर बता दीजिए। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? सो गाइज, इसका आंसर होगा उदयन। ठीक है, राजा उदयन ने। सो इसका आंसर है राजा उदयन ने। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। राजा उदयन ने दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। बाद में मगध साम्राज्य में केंद्र स्थान होने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है जो पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है इस नक्शे में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1684 बीसी से 413 बीसी तक। ठीक है, ये इसमें स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुरु महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी इनमें से थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा रखा मैंने, तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं। जनपद और महाजनपद, रुकिए मैं छोटी स्लाइड कर देती हूँ। चलिए, जनपद और महाजनपद 600 बीसी की राज्य पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। महाजनपदों के उद्भव की प्रक्रिया कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों और परिणाम स्वरूप जो है सामाजिक राजनीतिक विकास के दौरान शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये टोटल हमारी जो है कितने महाजनपद है? 16। टोटल 16 महाजनपद है। और ये यहाँ पे ये सारे महाजनपद लिखे हुए हैं। कुरु, देखिए कौन कौन से महाजनपद लिखे हुए हैं यहाँ पे। कुरु, सूरसेन, पांचाल, कौशल, पृथ्वी, मल्ल, अंग, मगध, काशी, वत्स, बेदी, अवंती, मत्स्य, गंधार, कंबोज, ये सारे 16 महाजनपद यहाँ पे लिखे हुए हैं। महाजनपद कब आए थे? 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये महाजनपद आए थे और उनकी राजधानियाँ थी। ये यहाँ पे इनकी राजधानियाँ भी नीचे इसकी लिखी हुई है, जैसे कि कुरु की हस्तिनापुर, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैनी, ये सारी इनकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी पक्ष का था? अरविंदो घोष। देखिए यहाँ कांग्रेस में जो है 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में दो दल बनाए गए थे। एक तो था नरमपंथी और एक था चरमपंथी। तो इसकी मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये देखिए इसका सोल्यूशन है। 1907 में सूरत स्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गया था, चरमपंथी और नरमपंथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नरमपंथी दल के जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नरमपंथी के थे रासबिहारी घोष। ठीक है, और चरमपंथी दल के थे लाला लाजपत राय। ठीक है, रासबिहारी घोष और चरमपंथी के थे लाला लाजपत राय। और इसके अध्यक्ष थे, और कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, क्योंकि मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, तीनों थे लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, राज नारायण बोस और अश्विनी कुमार, ये चरमपंथी दल के नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में तत्व होता है। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? देखिए पृथ्वी में जो है 3 लेयर, पृथ्वी की क्रस्ट में 3 लेयर होती हैं। ऐसे इसको हम काट दें, क्रस्ट, कोर और मेंटल। ठीक है, ये क्रस्ट होता है,
फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। ठीक है, इन सभी को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ऐसे ही इन तीनों के पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों पार्ट किस किस के बने होते हैं? क्रस्ट बना होता है सीमा, सियाल, नीफे। सीमा, सियाल, नीफे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम पृथ्वी क्रस्ट की 3 सबसे आम तत्व है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये देखिए क्रस्ट की यहाँ पे 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये बना होता है सियाल। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था गाइस, मुझे सॉरी, शायद मैंने आपको गलत बता दिया। सियाल, सीमा और नीफे, हाँ ये है। ठीक है, नीफे। सियाल से होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा से होता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नीफे से होता है नीफे, निकिल और फे, फास्फोरस। ठीक है, ये होता है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम पृथ्वी की सबसे आम तत्व हैं। पृथ्वी में जो है क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में होती है, फिर सिलिकॉन और दूसरे सबसे आम होती है, फिर एल्युमिनियम। तो ऑक्सीजन तो इसमें हमारे ऑप्शन में था नहीं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन भी ऑप्शन में ना हो तो एल्युमिनियम। ठीक है, क्रस्ट के लिए पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यदि आप क्रस्ट काट के यहाँ पे कोर पूछ लेता और यहाँ पे एक आंसर आपको दे देता, ये सारे आप मतलब वो ऑप्शन तो होते ही, एक को दे देता निकिल और फॉस्फोरस, निकिल और फॉस्फोरस। ठीक है, तो आप कौन सा आंसर सिलेक्ट करते? निकिल। ठीक है, और निकिल नहीं होता तो फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस स्लाइड में आपको सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये देखिए क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ पे दे रखा है कि ऑक्सीजन कितने % है? 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% और सबसे लास्ट में मैग्नीशियम है। और एल्युमिनियम के बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सारे इसके परसेंटेज दे रखे हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम कितने % है यहाँ पे? 2.09%। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल नहीं है तो यहाँ पे आंसर तो लगा हुआ है जो एक खरीफ फसल नहीं है, जो है रबी फसल। ठीक है, जो है रबी फसल। खरीफ फसल मैक्सिमम जो कौन सी होती है? जैसे खरीफ ये 3 वर्ड है, तो मैक्सिमम ज़्यादातर जो 3 वर्ड के लिखे हों, 1 2 3, ये 3 वर्ड का है। मक्का 3 वर्ड का है, 3 या 3 से ज़्यादा, ये खरीफ फसल मानी जाती है। ज़्यादातर ये ट्रिक ज़्यादा काम नहीं करती, ट्रिक पे हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ये खरीफ फसल होती है। और रबी फसल जो 2 वर्ड की हो ज़्यादातर, वो रबी फसल होती है। तो इसमें तो ये ट्रिक काम कर जाएगी इस ऑप्शन में। कई बार ये ऑप्शन नहीं भी देते। ठीक है, सो हम लर्न ही कर लेंगे। रबी फसलें हैं गेहूँ, जौ, जई, चना, सरसों, अलसी। और खरीफ फसल है चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली। इसमें ये 3 वर्ड्स भी हैं, तो कई बार काम कर जाती है, कई बार काम नहीं करती। ठीक है, खरीफ सेशन में होता है कॉटन, राइस, ग्वार, बाजरा और ग्राउंडनट। और ये जो रबी फसल में वीट्स, मस्टर्ड, बार्ले, ओट्स। ठीक है, और कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, यहाँ पे ऑप्शन लगाया हुआ है आंसर, तो कृष्णा नदी के तट पर है। और इसको लर्न करने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। कृष्ण भगवान ने किसको उपदेश दिया था? अर्जुन को। ठीक है, किसको उपदेश दिया था? अर्जुन को। तो अर्जुन, नागार्जुन, कृष्णा, ऐसे ये ट्रिक
बिल्कुल अच्छे से काम करती है ऑप्शन हो तो आप इसका बिल्कुल ठीक से आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी के ऊपर एक चिनाई वाला बांध है। कौन सा बांध है? चिनाई वाला बांध है, जो जो गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश और नलगोंडा जिले तेलंगाना के बीच की सीमा का विस्तार करता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। ठीक है, तेलंगाना के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये रहा। ठीक है, ये तो मैप है आंध्र प्रदेश का, ये तेलंगाना का, इनके बीच में ये वाला। ठीक है, नागार्जुन बांध ये कृष्णा रिवर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? देखिए, एक तो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, रुकिए, एक तो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश राशि, एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी सदिश राशि। देखिए, अदिश और सदिश ये दो राशियां हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे v, ये इसको लर्न करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। वेक्टर यानी जैसे v है, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी जा सकती हैं। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो एक में तो होगा जिसमें वेक्टर क्वांटिटी में नंबर भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अदिश राशि में एक ही चीज़ होती है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे अदिश राशि कौन सी है? शक्ति। शक्ति को हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, या फिर नंबर बता सकते, डायरेक्शन नहीं बता सकते। ऐसा एक ही चीज़ बता सकते हैं, तो वो आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अदिश राशि वे भौतिक राशि है जो केवल परिणाम द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। आप सिंपल ट्रिक से लर्न कर दे सकते हो। अदिश राशि होती है, जैसे हम कोई चीज़ में पावर लगाएंगे, उसका हमें कोई ना कोई मतलब फोर्स, तो कुछ ना कुछ तो उसका इम्प्रूव मिलेगा। ठीक है, तो वो अदिश राशि होती है। उदाहरण की लंबाई, गति, कार्य, द्रव्यमान, घनत्व। ठीक है, और सदिश राशि वो होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी मिले। वही तो मैंने आपको बताया, नंबर्स, वेक्टर में नंबर प्लस डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें एक ही नंबर होगा या फिर दिशा होगी। ठीक है, एक ही चीज़ होगी। ठीक है, ये वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है आपकी। ठीक है, इनमें तो आपकी दोनों चीज़ लगेंगी। ठीक है, और इसमें आपकी सिर्फ एक चीज़ लगेगी। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड और ट्वर्क। यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, डेंसिटी और इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक और एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो यदि वेलोसिटी ऑफ, देखिए, यदि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इस डबल हो जाती है तो उसका मोमेंटम भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है P = m × v। ठीक है, तो m जो है इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, P = m × v, इसलिए यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे P से, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो P से मतलब होता है मोमेंटम, M से होता है मास और V से होता है वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं, क्यों हमें कपड़े सर्दियों में गर्म रखते हैं? उसमें सप्लाई हीट होता है या फिर डू नॉट रिएक्टेड हीट, उसमें हीट नहीं होता, या फिर हवा को शरीर से संपर्क करने से रोकें, या फिर शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकें। ये क्या मतलब इसका क्या रीज़न होता है? कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन गर्मी का एक खराब चालक होता है
उनके रेशों के बीच में हवा फंस जाती है, इसलिए हमें गर्मी नहीं मतलब सर्दी नहीं लगती। ठीक है, और हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, हवा को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम किसका एक अयस्क है? जिप्सम इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है जिप्सम? जिप्सम का जो हम कैसे लिखते हैं, CaVGA, और ये जिप्सम को हम किसके ओर के रूप में लिखते हैं? Ca मतलब कैल्शियम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। देखिए, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक नरम सल्फेट खनिज है, जिसका रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O इसका एक रासायनिक सूत्र है। इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये वाला। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका एक व्यापक रूप से खनन किया जाता है और इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। और प्लास्टर, ब्लैक बोर्ड, फुटपाथ, जो हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड होते हैं वो जिप्सम के बनते हैं। CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और जो है ड्राईवाल के कई रूपों में के मुख्य घटक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चूहों को मारने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिंक फास्फाइड का इसमें यूज़ किया जाता है। इसका जो आंसर है, देखिए, ये होता है जिंक फास्फाइड की दवा। ठीक है, तो जिंक फास्फाइड एक अकार्बनिक है। ठीक है, इसको चूहे के मारने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसका उपयोग जो है कृंतकनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो प्रोपटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों हैं। PDT, ऐसे आप याद रखिए, इसे कई बार पूछा जाता है ये आपके एग्ज़ाम में, PDT या फिर DPT। तो इसका एक जो है आइसोटोप नहीं है, एरिटियम। ठीक है, एरिट्रियम। देखिए, आइसोटोप 1 हो, ये देखिए, हाइड्रोजन 1 होगा, जो प्रोपटियम होगा इसे हम हाइड्रोजन 1 बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 1 बोलेंगे। और ये एक स्थिर आइसोटोप है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 किसे बोलेंगे? ड्यूटेरियम को। इसे भारी पानी कहा जाता है, ड्यूटेरियम को। D2O, हैवी वाटर। ठीक है, ड्यूटेरियम यानी D2O, और इसे क्या कहते हैं हम? स्टेबल आइसोटोप। और ट्रिटियम एक ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसको बोला जाता है। तीनों आप लर्न रखिए। प्रोपटियम एक जो है स्टेबल आइसोटोप है, ड्यूटेरियम हैवी वाटर है, और ट्रिटियम रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप है। ठीक है, ये देखिए, आइसोटोप क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। ये देखिए, आइसोटोप होते हैं, आप इसको सिंपल ट्रिक से लर्न कर सकते हो। जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे इसमें नंबर ही नीचे तो सेम होगा। ठीक है, और ऊपर यदि यहाँ पे अलग अलग हो, तो जिसमें जिसकी ऊपर वाली टोपी अलग हो तो उसे हम आइसोटोप बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोपटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये कौन से भारतीय संविधान में, मतलब कौन से भाग में, पार्ट में बोला गया है? ये पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में ये बोला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, DPSP। ठीक है,
भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय नीति BPSP, भारतीय संविधान का जो भाग 4 भारतीय जो है राज्य नीति PSP के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन जो है सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये यहाँ पे दे रखा है, देखिए सारा। पार्ट 1 में क्या है, जो है यूनियन एंड टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र के रूप में है पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक। और पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल। और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट 12 से 35, DPSP है 36 से 51। इसके बाद में है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4A में ये है आर्टिकल 51A तक। ठीक है, चलिए गाइज़ यहाँ मैंने आपको समथिंग 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। ठीक है, पार्ट 2 लेके आऊँगी कल, तो बाकी क्वेश्चन हम यहाँ इसके बाद में कर लेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन को फिर से, वीडियो को आप फिर से देख लेना और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम RRB NTPC हाल ही में आएगा। ठीक है, और ग्रुप D इन सभी में बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज़ आप ये फिर से देख लेना वीडियो, बहुत अच्छा मतलब आपको ये एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, सो आप ये कल मैं आपके सामने पार्ट 2 लेके आऊँगी। मिलते हैं हम पार्ट 2 में। ठीक है, आप हमारे चैनल को गाइज़ लाइक कीजिए। ठीक है, एंड एक मिनट, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के जो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब कीप स्टडी, कीप शेयर एंड थैंक यू, बाय बाय।